अरे देख जरा संभल कर, कहीं मेरी खोपड़ी ना फूट जाए। वही तो फोड़नी है। जब भी बाहर जाओ लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे आज से पहले लड़की कभी देखी ही नहीं। कल ही पड़ोसन सुमित्रा भी कह रही थी कि भाई साहब तो अभी भी ऐसे तैयार होकर घूमते हैं जैसे कि कोई 30 साल के जवान लड़के हो। हाँ तो उसके पति को देखा है कैसा बूढ़ा हो गया है। अरे तुम्हारा पति जवान है इसलिए मोहल्ले के सब बूढ़े मुझे देखकर जलते हैं। और पता है आज भी बाजार अकेले जाऊं ना तो लड़कियां मुड़ मुड़ के मुझे देखती हैं। हाँ हाँ, जैसे कि सलमान खान हो ना कहीं के। और क्या, मेरे बड़े पापा सचमुच में दिखते तो आज भी सलमान खान है, एकदम हैंडसम हंक। बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे बड़े पापा मत बुला कर। माना कि मेरा छोटा भाई रामदीन और उसकी पत्नी बचपन में ही तुझे छोड़कर चले गए थे, तब से हमने तुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला है, इसलिए तू मुझे बाऊजी ही बुला कर, समझा? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा गुस्सा भूल गई। आज तो आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में वो जोर से पतीला उठाकर फेंकती है जो कि उनके घर आ रही उनकी पड़ोसन सुमित्रा के सर पर लगता है। हाय, मर गई रे, मर गई। हे राम, ये क्या हो गया? अच्छा हुआ, ये इसी के लायक है। अरे तुम जल्दी से जाकर डॉक्टर को फोन करो। वो जल्दी से पास के डॉक्टर को फोन करते हैं। ये तो तुम लोगों का रोज का हो गया है, रुको मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर आकाश सुमित्रा की पट्टी करता है। अरे भाई थोड़ा तो ध्यान रखो, ऐसे किसी को ज्यादा चोट लगी ना तो वो बेचारा तो परलोक ही निकल जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। एक रोज मोहनलाल अपने एक दोस्त के साथ उसके गांव किसी शादी में जाता है। फिर 2 दिन बाद जब वो वापस लौटता है तब निर्मला देवी सुबह की पूजा कर चुकी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा बहू, जरा देखो तो लगता है तुम्हारे बाबूजी आ गए। बोल रहे थे कल गांव से आ जाऊंगा। जी माँ जी, खोलती हो। रेखा ने जैसे ही दरवाजा खोला वो दंग रह गई। मोहनलाल के साथ एक 16-17 साल की लड़की थी जिसने गले में जयमाला पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। बहू, अपनी नई सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी, नई सास? हाँ, मैंने मनोरमा से शादी कर ली है। क्या शादी? ये सब क्या है बाबूजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ रेखा बहू, कौन है ये? आपके साथ कौन है? मेरी पत्नी है मनोरमा। मैंने इससे गांव में शादी की है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कैसी शर्मनाक बातें कर रहे हैं? आपने दूसरी शादी कर ली और वो भी एक बच्ची से जो हमारे बच्चों की उम्र की है। घर में बहू बेटा है और आप इस उम्र में अपने बच्चों के बराबर की लड़की को शादी करके ले आए हो। आपको ये जरूरत क्यों पड़ गई? अरे मेरी मर्जी, मुझे मनोरमा पसंद आई तो मैंने उससे शादी कर ली। मनोरमा मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। अब जहां मेरी कमी पूरी होगी वहीं तो मैं जाऊंगा ना। जो मेरा ख्याल करेगा मैं उसे ही तो अपने साथ रखूंगा। मोहनलाल जी ठीक कह रहे हैं। मैं और मोहनलाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब हम दोनों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है तो आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं? अब से मैं इसी घर में रहूंगी मोहनलाल जी के साथ। बाबूजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। माँ के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। राजीव ठीक कह रहे हैं, एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है। और वैसे भी मनोरमा नाबालिग है, एक नाबालिग से शादी करना भी जुर्म है। माँ जी अगर चाहे तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हैं। पुलिस में रिपोर्ट करके दिखाए, अभी कमरे में जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। बोलो निर्मला, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं, मैं अपनी खुशी ना देखूं? रेखा बहू, राजीव बेटा जो होना था हो गया। इन्होंने अपनी मर्जी करनी थी कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता। मनोरमा को यहाँ रहने दो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई अपनी जान दे। मनोरमा मोहनलाल के साथ पत्नी बनकर घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद मनोरमा के माँ बाप भी रहने के लिए आ गए। उन्होंने कभी शहर का रहन सहन नहीं देखा था। आते से ही पूरे घर को नरक बना दिया। रसोई में से तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है। रसोई में क्या बन रहा है? माँ जी, मनोरमा अपने घर वालों के लिए मछली बना रही है। बाबूजी ने खुद बाजार से लाकर दी है। क्या मछली, और वो भी मेरी रसोई में? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी तो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाते थे। आज वो अपने हाथों से मछली खरीद कर ला रहे हैं।
पता नहीं इनके ऊपर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। ये तो अपनी उम्र के साथ साथ अपने संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर बाबूजी को ठीक करना है, सही रास्ते पर लाना है, तो आपको पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, पर आप मेरी मानते ही नहीं हो। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि पुलिस तक ये बात पहुंचे। हमारी बहुत बदनामी होगी। जो चल रहा है चलने दो। मुझ में अब हिम्मत नहीं ये सब लड़ाइयां करने की। रेखा की सास निर्मला देवी उस दिन बहुत रोई, पर समाज के डर से वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही उन्हें कुछ दिन रहते हुए हो गए। रेखा, मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे एक कप चाय बना दो। क्या हुआ? रसोई में दूध नहीं है। सुबह मंगवाया था, मनोरमा के घर वालों ने सारा दूध खत्म कर दिया। मैं बाबूजी से अभी बात करता हूँ। राजीव गुस्से में अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, मनोरमा की ये क्या तमीज है? सुबह इतना दूध आया है, सारा दूध खत्म कर दिया। एक कप चाय के लिए भी दूध नहीं है। अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखा आपने अपनी माँ से ये किस तरह से बात कर रहा है। मुझे मनोरमा कहकर बुला रहा है और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि मैं और मेरे परिवार वालों ने दूध सारा खत्म कर दिया। सुनो, मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने माता पिता के साथ जा रही हूँ। नहीं मनोरमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। राजीव, मनोरमा तुम्हारी माँ है, उससे ढंग से बात करो। मेरी बस एक ही माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया है। ये छोटी सी बच्ची मेरी माँ नहीं बन सकती। ये बेशर्मी भरी बातें मेरे सामने मत करो। मैं पहले गुस्से से भरा हुआ बता रहा हूं। आप एक काम करो, इस जायदाद का बंटवारा कर लो, अपने हिस्से की अपने पास रखो और मेरे हिस्से की मुझे दे दो। मैं माँ को लेकर अलग हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं कल ही वकील को बुलाकर जायदाद के 2 हिस्से कर लेता हूं, फिर हम यहां से चले जाएंगे। रहना तुम अपनी माँ के साथ आराम से। जायदाद के हिस्से की बात सुनकर मनोरमा थोड़ी घबरा जाती है। वो तो कुछ और ही सोच रही थी। मनोरमा बेटी, ये बुढ़ा आधी जायदाद अपने बेटे के नाम कर रहा है। हमने इस बुढ़े के साथ तेरी शादी इसलिए थोड़ी की थी ये आधी जायदाद हाथ से निकल जाए। अरे, हमने तो इसलिए तेरी शादी इस बुढ़े के साथ करवाई थी ताकि पूरी जायदाद की मालकिन तू बन जाए और इस बुढ़े के कुछ सालों में मरने के बाद हम आराम से ऐश करें। चिंता मत करो बापू, ये पूरी जायदाद हमारी ही होगी। मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस बुढ़े और इसके पूरे परिवार को ऊपर पहुंचा देंगे। मनोरमा नहीं जानती थी कि उसकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग रेखा अपने मोबाइल फोन में कर चुकी है। रेखा ने चोरी छुपे मनोरमा और उसके माता पिता का वीडियो बना लिया और अपने ससुर को दिखा दिया। देखा बाबूजी, जिस लड़की को अपना समझकर शादी करके लाए हो, वो आपकी पीठ पीछे आपको ही ऊपर पहुंचाने का प्लान कर रही है। अभी भी समय है, संभल जाओ बाबूजी। इस परिवार को बर्बाद होने से अब आप ही बचा सकते हो। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इस मनोरमा के प्रेम जाल में फंस गया। नहीं, अब ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे भी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। मनोरमा मेरी कुछ नहीं है। रेखा की चाल कामयाब रही। उसके ससुर को अक्ल आ गई और उसने मनोरमा को उसके परिवार के साथ धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल की आंखों पर से मनोरमा के झूठे प्यार और धोखे का पर्दा उठ गया। आज निर्मला देवी के जीवन में फिर से सुख शांति आई थी, तो वो अपनी बहू रेखा की वजह से। रेखा ने अपनी समझदारी से अपने सास ससुर के रिश्ते और अपने घर को बिखरने से बचा लिया। जब से शर्मा जी की नई बहू गायत्री के पड़ोस में ब्याह कर आई थी, तब से तो वो बस उसी के गुणगान करती रहती और बार बार अपनी दोनों बहुओं गुंजन और स्वाति को शर्मा जी की नई बहू से कंपेयर करती रहती। वाह वाह, क्या हलवा बनाया है शर्मा जी की नई बहू रश्मि ने। कितना स्वादिष्ट हलवा है। और ये पूरियां, कितनी अच्छी फूली फूली पूरियां बनाई है उसने। उसके हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास लगता है। शर्मा जी के तो सचमुच भाग ही खुल गए जो इतनी गुणकारी बहुएं उन्हें मिली। और एक मेरी ये 2 निकम्मी बहुएं हैं जिन्हें आज तक ढंग का खाना तक बनाने नहीं आया। ऐसा क्यों बोलती हो माँ जी, हम भी तो आपके लिए हलवा बनाती हैं। हाँ, वो तो तुम बनाती हो, लेकिन जो बात रश्मि बहू के हाथों में है वो तुम्हारे हलवे में कहाँ। क्या कमाल का हलवा बनाया है उसने। वाह वाह, मजा आ गया। अच्छा, ऐसी बातें तो हमें भी चखाइए। ऐसा क्या खास बनाया उसने जो आप इतनी तारीफ कर रही हैं? हाँ हाँ, ये लो और खाओ और खाकर सीखो कि खाना किसे कहते हैं। आखिर खाना बनाया कैसे जाता है। तुम लोगों के खाने में ना तो स्वाद होता है और ना ही शक्ल। गायत्री उन दोनों को हलवा चखने को देती है, जिसे खाकर जेठानी गुंजन कहती है, इसका तो टेस्ट जाना पहचाना है। हाँ, याद आया, ये तो कल्लू हलवाई की दुकान का हलवा है। अरे हाँ भाभी, ये तो सच में कल्लू की दुकान का हलवा है। इसका स्वाद हम कैसे भूल सकते।
सब्जी लाने के बहाने हम उसका ये हलवा भी तो खाकर आते हैं। हाँ, लेकिन अभी ये बात माँ जी से मत कहना, नहीं तो वो कहेंगी तुम दोनों कल्लू हलवाई के पास अकेले अकेले हलवा खाकर आ जाती हो। हाँ हाँ, समझ गई मैं। क्या हुआ, आप क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? मुंह खुला का खुला रह गया ना इतना टेस्टी हलवा खा के। हाँ माँ जी, बस यूं समझिए आंख, नाक, कान और दिमाग सब खुल गए रश्मि का ये रूप देखकर। ये रूप देखकर मतलब? भाभी का मतलब है कि उनका अन्नपूर्णा वाला रूप देखकर। अब तो हमें भी उनसे ये सीखना पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी को शर्मा जी की नई बहू पर शक हो गया और अब दोनों ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। दरअसल उनके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की नई बहू महीना भर पहले ही ब्याह कराई थी, लेकिन जब से वो शादी करके आई थी तो सोसाइटी के सभी लोग उसी के गुणगान करते रहते। वो दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसके संस्कारों ने भी सबका दिल जीत लिया था, जिस कारण आस पड़ोस की सभी सासें हर वक्त बस शर्मा जी की नई बहू की तारीफ करती रहती, और उन्हीं में शामिल थी उनकी सास गायत्री भी। एक रोज, प्रणाम आंटी जी। प्रणाम रश्मि बहू, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ आंटी जी, वो क्या है ना, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करने। वाह वाह, क्या संस्कार है तेरे बहू, जीती रहे। घर आकर गायत्री अपनी दोनों बहुओं से, सीखो तुम दोनों भी कुछ शर्मा जी की नई बहू से। सुबह सुबह नहाकर साड़ी में लिपटी बिल्कुल देवी लक्ष्मी का रूप लग रही थी, और पता है वो मंदिर जा रही थी। एक शर्मा जी की बहू है और एक मेरी बहुएं हैं जो मंदिर नहीं बल्कि मल्टीप्लेक्स जाने की शौकीन है। जितनी मर्जी मूवी दिखाने ले जाओ बाहर। ये कहकर गायत्री अपने कमरे में चली जाती है। ये माँ जी का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, हर बात पर शर्मा जी की नई बहू, शर्मा जी की नई बहू करती रहती हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाभी, मुझे तो उस रश्मि में भी गड़बड़ लगती है। चलो आज चलकर उसका पीछा करते हैं। वो दोनों उसका पीछा करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ती हैं। लेकिन जब वो दोनों मंदिर पहुंचती हैं तो रश्मि तो वहां नहीं होती। अरे भाभी, ये रश्मि तो मंदिर में कहीं नहीं दिख रही, कहीं यहाँ से चली तो नहीं गई? लेकिन इतनी जल्दी, हम तो उसके पीछे पीछे ही आ गए। ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। मंदिर जाने का रास्ता तो एक ही है, फिर वो हमें दिखी क्यों नहीं? वो दोनों मंदिर से लौट रही थी कि तभी उन्हें सामने रश्मि नजर आती है, जो अपनी साड़ी उतारती है, जिसके नीचे उसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए होते हैं। हे राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? चल चल छुप कर देखते हैं। वो उस पर नजर रखती है। कुछ देर बाद एक लड़का वहां आता है, जिसके साथ वो सामने वाली मार्केट में शॉपिंग करने जाती है। ये देखो शर्मा जी की संस्कारी नई बहू यहाँ क्या गुल खिला रही है। माँ जी दिन भर इसके संस्कारों की तारीफ करती रहती है। हे भगवान, इस वक्त तो हम लोग अपना फोन भी नहीं लाए जो इनकी फोटो खींच लेते। हाँ, क्योंकि माँ जी को तो हमारी बात का विश्वास होगा नहीं। आपको क्या लगता है वो हमारे हाथ आ जाएगी? अरे नहीं, वो बहुत चालाक है, वो इतनी जल्दी हमारे हाथ नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इसका भांडा तो फोड़ना ही पड़ेगा ना, नहीं तो इसके संस्कारों के चक्कर में माँ जी हमारा तेल निकाल देगी। बिल्कुल ठीक कहा तूने, लेकिन फिलहाल अब घर चलते हैं, नहीं तो माँ जी हम पर सवालों की झड़ी लगा देगी। दोनों देवरानी जेठानी घर आ जाती है और इसी बारे में सोचती रहती हैं कि कैसे हम उसकी असलियत सबके सामने लाएं। उसने सबके सामने अपनी ऐसी इमेज बनाकर रखी है कि किसी को भी उस पर शक होगा ही नहीं। इसीलिए हमें जो भी करना है सबूत के साथ करना होगा। वो दोनों ये बात कर ही रही थी कि तभी उन्हें बाहर हॉल से रश्मि की बात करने की आवाज आती है। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। 100 साल जिएगी ये चुड़ैल। चल चल कर देखते हैं कौन सा नया ड्रामा करने आई है। आ रश्मि बहू बैठ, बता आज कैसे आना हुआ। आंटी जी, सबसे पहले तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा जन्मदिन है और मैं बिल्डिंग के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बस बस, जीती रहे बहू, जीती रहे, भगवान तुझे लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखे। तो आज क्या करने वाली हो तुम अपने जन्मदिन पर? मैं तो अपने जन्मदिन पर बस दुआएं कमाना चाहती हूँ, इसलिए सुबह मंदिर गई थी। भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद आप सबका आशीर्वाद लेने आ गई। इसके बाद अनाथ आश्रम भी जाना है ना, अनाथ बच्चों को दान पुण्य करने। वाह बहू, क्या विचार हैं तेरे, क्या भले संस्कार हैं। नहीं तो आजकल की लड़कियां जन्मदिन पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर टेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी खींचेंगी, सोशल मीडिया पर खुद ही अपने बर्थडे का प्रचार करेंगी, बाहर घूमने जाएंगी, केक काटेंगी और बाहर का मुर्गा मारेंगी, वो भी दारू के साथ। मैं जानती हूँ, लेकिन तू सबसे अलग है। हाँ माँ जी, ये तो ठीक कहा आपने, वो सबसे अलग है। हमें भी तो सिखाओ भला अपने अच्छे संस्कार। जी, ये तो बस आप सबकी दुआएं हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे अनाथ आश्रम जाने के लिए देर हो रही है। ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। हम जानते हैं माँ जी, आप कहेंगी कितनी अच्छी है शर्मा जी की नई बहू। वैसे क्यों ना हम इस नेक काम में उसका साथ दें, मतलब हम सब और भी आस पड़ोस की औरतों को भी अनाथ आश्रम ले चलते हैं। सबको पुण्य भी मिलेगा और सब मिलकर उसका जन्मदिन भी वहीं मना लेंगे, उससे अच्छा लगेगा। क्या कहती हो जेठानी जी? हाँ, अच्छा विचार है। अब वो सब मिलकर अनाथ आश्रम जाते हैं, जहाँ उन्हें रश्मि कहीं नहीं मिलती।
वो अनाथ आश्रम में उसके बारे में पता करते हैं, लेकिन वहाँ सभी किसी भी रश्मि के आने से इनकार करते हैं। वो सभी घर की ओर लौटने लगती हैं कि तभी उनकी नजर रश्मि पर जाती है, जहाँ रश्मि अपने दोस्तों के साथ हाथ में वाइन का ग्लास लिए डांस कर रही थी। आप सब यहाँ? हाँ रश्मि बहू, सोचा हम भी अनाथ आश्रम में थोड़ा दान पुण्य कर लें। वो आंटी जी, वो मैं बस अब बकरी की तरह मिमियाना बंद कर। हमारी आंखें खुल गई हैं, ये तेरी असलियत है। हम बेकार में तेरे कारण अपनी बहुओं को ताने देते रहते थे। और माँ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस दिन जो आपने इसके हाथ का हलवा और पूरी बड़े चटकारे लगाकर खाया था ना, वो भी इसने कल्लू हलवाई से मंगवाया था। बता, अब बताती क्यों नहीं? हाँ, वो मैंने वहीं से मंगवाया था, क्योंकि सच तो ये है कि मुझे हलवा बनाना आता ही नहीं। क्या? बेचारी शर्मा जी के तो भाग फूट गए जो ऐसी बहू नहीं मिली। अरे अब तू शादीशुदा है, खुद को सुधार ले जरा, नहीं तो ऐसा ना हो तेरे कारण हमारी बहुएं भी बिगड़ जाए। लेकिन इन सबसे अब स्वाति और गुंजन बड़ी खुश थी।